भारत सरकार अधिनियम 1919 देखते हैं इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू तत्कालीन भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय थे। मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उसके बाद भारत के शिमला में चेम्सफोर्ड एवं अन्य प्रमुख नेताओं के साथ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिस रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 आया, जो कि 1921 में लागू हुआ। तो ये पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 1921 में। वस्तुतः ये सुधार विचार भारतीयों के बढ़ते दबाव एवं प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। अब देख लेते हैं कि इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे, प्रोविज़न क्या क्या थे। भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना ग्रेजुअली, धीरे धीरे। 1793 में बीओसी के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते का भार भारतीय राजस्व पे था, जिसे अब भारतीय राजस्व को मुक्त कर दिया गया और भारत सचिव के वेतन एवं भत्ते ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। अब भारतीय परिषद या भारत परिषद इंडियन काउंसिल जो था, उसके सदस्यों की संख्या सीमित कर दी गई। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 हो सकते थे, 8 से 12 सदस्य हो सकते थे। अब भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर उच्चायुक्त की नियुक्त किया गया, जिसके लिए उस हाई कमिश्नर के लिए लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और भारत सचिव के कुछ कार्यभार इसे भी हस्तांतरित किया गया, क्योंकि ये बेसिकली भारत सचिव के सहायता के लिए ही थे, तो कुछ अधिकार या कार्यभार इन्हें भी हस्तांतरित कर दिया गया। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से जो कमांडर इन चीफ थे उससे छोड़ करके 3 सदस्यों का भारतीय होना अब आवश्यक कर दिया गया। यहाँ 50% भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किया गया। महिलाओं को भी मताधिकार दिए गए, मगर वोटिंग राइट सीमित था। मताधिकार का आधार अभी भी संपत्ति या टैक्स पे जो कर रहे थे कर, या शिक्षा का आधार कितना एजुकेटेड है, इन आधारों पे इनकी सीमित संख्या में ही वोटिंग राइट दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। अब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के जगह पे 2 लाया गया। कौन कौन सा? राज्य परिषद स्टेट काउंसिल जो उच्च सदन था, और विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली जो निम्न सदन था, लोअर हाउस था। ये किसके, राज्य परिषद और विधानसभा किसके जगह पे आए? अब भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के जगह पे आए 2, राज्य परिषद और विधान परिषद। राज्य परिषद के बारे में देख लेते हैं। इनकी कुल सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित आ रहे थे और अन्य जो थे नॉमिनेटेड थे, जिनके कार्यकाल 5 साल का हो रहा था। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ 50% से ज़्यादा आ रहे हैं, क्या हो करके? इलेक्ट होकर के। तो मेजोरिटी जो अब थी, बहुमत में जो आ रहे थे, वो निर्वाचित होकर के आ रहे थे। किस में? राज्य परिषद में। अब विधान परिषद की हालत देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी कुल सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें निर्वाचित जो थे, इलेक्टेड जो थे, 104 थे। तो यहाँ पे भी 50% से ज़्यादा ही आ रहे हैं निर्वाचित होकर के। तो कह सकते हैं कि राज्य परिषद और विधानसभा दोनों में अब निर्वाचित सदस्य जो थे मेजोरिटी में आ गए। अब विधानसभा के कुल सदस्यों की जो कार्यकाल थी जो 3 वर्ष का था, जबकि राज्य परिषद में 5 वर्ष का था। वैसे तो राज्य परिषद और राज्य विधानसभाओं को अधिकार समान रूप से दिए गए थे, मगर बजट स्वीकृति का अधिकार लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया था, विधानसभा को दिया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अपना बजट बनाने के लिए उन्हें शक्ति दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई एवं प्रांत के विषयों को 2 भाग में बांट दिया गया। प्रांतों में, अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया? तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत भारतीय शासन अधिनियम 1919 में किया गया, जो रहा कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से लेकर के अप्रैल 1937 तक रहा प्रांतों में द्वैत शासन। अब प्रांतों के विषय को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन से में? तो एक सुरक्षित या आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट, और एक हस्तांतरित सब्जेक्ट था या ट्रांसफर सब्जेक्ट था।
अब देख लेते हैं सुरक्षित और आरक्षित विषय का कार्यभार जो था गवर्नर जनरल और उसके परिषद को था। इसमें कौन कौन से विषय आते थे? भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, न्याय, उद्योग, खनिज संसाधन और पुलिस प्रशासन जैसे विषय आते थे। जबकि हस्तांतरित विषय में शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, कृषि, मापतौल, स्थानीय स्वायत्त शासन, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, आबकारी जैसे विषय हस्तांतरित विषय में आते थे, जिसका कार्यभार गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री को दिया गया था। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद भी दो भाग में बट गई थी। 1 अप्रैल 1921 तक किन किन प्रांतों में द्वैध शासन लागू थे, ये देखते हैं। तो 1 अप्रैल 1921 तक किन किन प्रांतों में था द्वैध शासन? तो बंगाल, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश और बम्बई में द्वैध शासन था। बर्मा 1923 में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1932 में। द्वैध शासन के पिता लियोनिस कर्टिस माने जाते हैं। ये लियोनिस कर्टिस का बुक का नाम ही था डायरकी। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। पृथक निर्वाचन सिद्धांत कब लाया गया? ये तो 1909 के अधिनियम में लाया गया था, लेकिन 1919 में इसे और विस्तारित किया गया इस सिद्धांत को। और पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ली आयोग जो जाना गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई और 1929 में पीएससी बना। पहली बार लोक लेखा एवं वित्त समिति का गठन किया गया। एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया, जिसका ये काम था कि 10 साल के बाद अपना रिपोर्ट देगा पिछला जो चल रहा था अधिनियम उस पे, इसमें क्या सुधार होने चाहिए या फिर ये कैसा रहा ये अधिनियम,